हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएम इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर। आज हमारा 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं एसएससी जीडी के, सीएचएसएल के, सीजीएल के, एमटीएस के, वो सारे के सारे हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि आपके मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट क्या हो जाएं, रिवाइज हो जाएं। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं, एग्जाम पेपर करें, तो उस टाइम पे आपका जो स्कोर है वो 100% एक्यूरेसी के साथ में, और सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें और अच्छे से करें। ठीक है, और 500 पीवाईक्यूज, 500 प्लस पीवाईक्यूज की हम प्रैक्टिस करेंगे। 30 से 35 प्रैक्टिस सेट में हम इसको खत्म करेंगे। जैसा कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जैसा पेपर आता है, उसी पैटर्न के अनुरूप हम 20 क्वेश्चन सेट करते हैं, और अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप के। ऐसा नहीं कि पिछली क्लास में जो पढ़ाया वो आज का वो का वही इसमें भी, इस प्रैक्टिस सेट में भी टेक दिया, ऐसा नहीं। अलग अलग उस जो पिछला प्रैक्टिस सेट करा है उसमें जितने क्वेश्चन है वो अलग कंसेप्ट पे हैं, आज प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो इससे पहले आज हमारा 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट किए हैं, तो चारों 4 प्रैक्टिस सेट आपने अटेंड किए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वो चारों 4 प्रैक्टिस सेट जब आपने सॉल्व किए तो आप सभी को ऐसे लगा होगा कि हाँ, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो आज हम जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ठीक है, तो वो 3 जो 4 प्रैक्टिस सेट किए हैं उनसे ये अलग है। उन ये मतलब इसमें जो क्वेश्चन है वो सारे अलग-अलग पैटर्न पर हैं। तो ऐसे ही हम जैसे ही 30-35 प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, तो मैथ के जितने भी पैटर्न बनते हैं, मैथमेटिक्स का जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधा शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में आप हमारे को राय ज़रूर दें अपनी। और रही बात कि आप करोगे क्या, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद में आंसर देखना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बाद में जब पूरे अटेम्प्ट हो जाए आपसे क्वेश्चन, उसके बाद में कमेंट में आपका स्कोर जरूर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आप कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की। शुरू से लेके अंत तक साथ में बने रहें, बीच में कोई भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, एक ही वन गो में आपको देखना है, पहले क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक आपको करने हैं। ठीक है, अगर आपको धीरे लग रहा है, स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कोई लंबी क्लास है नहीं, हम कोई फालतू की बातें करते नहीं है इसमें, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता नहीं है। सीधे पॉइंट टू पॉइंट हम क्वेश्चन और सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, यही करते रहते हैं। जिस क्वेश्चन में कंसेप्ट समझाने की जरूरत होती है वो मैं कंसेप्ट भी समझा देता हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी कॉपी पेन लेकर बैठें, और जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, 4107 है। यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ जो कितना है, 37, जो मसब दे रखा है वो कितना है, 37 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आप सभी को पता होगा कि जो आपका क्या होता है, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी कि जो संख्या दे रखी है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो जो संख्या मान लो x है और y है, तो ये भी 37 का गुणा होगी और ये भी 37 का गुणा होगी कि नहीं होगी? एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, मतलब 37x गुणा 37y, यही तो है आपका 4107। यानी कि जो आपकी जो संख्या है x एंड y है, तो ये दोनों भी किसकी 37 की गुणा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 37 दे रखा है, तो जो दो संख्या है वो भी 37 का गुणनफल होगी, मतलब 37 में उन दोनों संख्याओं में भी 37 का भाग जाता होगा। तो 37 है जो संख्या है वो कितने होगी, 37x और 37y, तो जो कितना आ जाएगा 4107। जब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो जब 37 गुणा 37 करेंगे तो कितनी बार जाता है, ये जाता है 37 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 37 गुणा 37, फिर कॉमन क्या आ जाएगा, x गुणा y आ गया। ठीक है,
4107। 37 गुणा 37 होता है 1369। 1369 ये 37 का स्क्वायर होता है, सबको याद होगा। ठीक है, इसके बाद में एक्स वाई इसके गुणा में 4107। ठीक है, 1369 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 13 तिया 39, 9 तिया 7, हाँ 3 बार कट रहा है। ठीक है, तो जब x गुणा y है वो आपके सामने कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कि दो संख्याएं हैं, जब इसका मसब आप कॉमन ले लेते हो और काट देते हो तो x गुणा y है वो आपके सामने कितना बन गया था? 3। अब 3 है तो 3 के अभाज्य संख्या है, तो उनके जो फैक्टर करेंगे तो गुणनखंड कितने होंगे? 3 और 1। 3 और 1 ही तो गुणनखंड होते हैं। तो आपकी जो एक संख्या है वो x गुणा y है ना, तो एक संख्या 3 होगी और एक संख्या एक एक संख्या 3 3 है और एक क्या होगी? 1 होगी। तो आपके सामने जो बड़ी संख्या कितनी है? वो 3। और 3 का 37 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा 37 कितना आ जाएगा? डब 111 आएगा कि नहीं आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किस-किस को समझ में आया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, आपके सामने 2 संख्या दे रखी है, उनका एचसीएफ दे रखा है कितना? 37 है। तो 37x और 37y हैं। यही तो ऐसे तो जब दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 4107 आएगा। तो दोनों संख्या है वो 37 का ही तो गुणनफल होगी। जो x और y है वो 37x और 37y यही तो होगा नंबर। तो उसका मान ही तो दे रखा है 4107। जब 37 गुणा 37 करेंगे तो 1369 गुणा x गुणा y होगा कि नहीं होगा? तो 4107। तो जब इनको काटेंगे 1369 को, ये 3 बार कट रहा है तो x गुणा y आपके सामने कितना आ गया? 3। और जब x गुणा y 3 आ गया तो क्या होगा? एक संख्या 3 होगी और एक 1 होगी। 3 और 1 का गुणा करने पर ही तो होता है। तो जब 37 इसका एचसीएफ है तो ये भी 37 का गुणा, इसमें भी 37 का गुणा करेंगे तो एक संख्या 111 आएगी और दूसरी संख्या 37 आएगी। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ लोगे तो भी कितना आता है? इन दोनों का एचसीएफ लेने पर कितना आता है? 37। और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4107 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो बड़ी संख्या पूछा है तो वो 111 है, जो आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है। करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। यदि 7 से 9n को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, आप भाई जो n है उसको 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। यानी कि 2 शेषफल बचता है n में भाग देने के बाद में। तो अगर आप इस n की जगह मान लो एक संख्या है उसको मान लो जैसे कि 2 शेषफल बचे ऐसी संख्या मान लो, यानी कि 9 मान लेते हैं। जब 9 में 7 का भाग देंगे तो एक बार बचा कितना? 2, यानी कि 2 शेषफल बच रहा है। तो अगर n बराबर अपन 9 माने तो 9n कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 9n कितना हो जाएगा? 81। आपको 9n पूछा है ना, 9n में अगर 7 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? अगर इसमें 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 सत्ते 77, यानी कि 77। बचा कितना? 4। तो 4 शेषफल बचेगा। अगर इसको 11 बार इसका भाग जाएगा तो बचेगा कितना? 4 शेषफल बचेगा। जो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए इस डाटा पे तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आप फॉर्मूला लगाने बैठोगे तो आपसे फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। मैं वापस इसको लिख देता हूं, ये कैसे दे रखा है आपको? ये दे रखा है 4, फिर ये, फिर 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, ये हो गया आपका बंद। पीछे बट्टे में दे रखा है आपका कितना दे रखा है? 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 119। ठीक है, ये दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। करिए। जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होता है? ए माइनस बी, और क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ठीक है, तो जब ये है तो ये देखिए 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, तो ये तो संख्या आपको दिख रही है ऊपर। अगर इसको भी अपन ऐसे लिख दें, नीचे जो अपन ने लिखा इस फॉर्मूले में अगर इसको खोल दें तो किस तरीके से खुलेगा? तो वो देखते हैं, खोलते हैं। देखिए वो कैसे खुलेगा? देखो 4 इधर आ गया, गुणे में कितना आ गया? 17 का 17 माइनस 7। ठीक है,
फिर इसके गुणे में आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइ प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 17 सत्ते 119 बटे में क्या दे रखा है, बटे में दे रखा है 17 का स्क्वायर गुणा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस में 119 यानी कि ये संख्या और ये संख्या समान है, कट गया, कटा कि नहीं कटा, कटा। और 17 में से 7 गया तो कितना बचा 10, तो 4 का गुणा 10 से करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40 आएगा कि नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपए है। पानी को दूध में मिलाया जाता है और मिश्रण को 30 रुपए प्रति लीटर दूध में बेचा जाता है, तो मिश्रण और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह एलिगेशन लगाना है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, एक 40 रुपए लीटर वाला दूध है, दूध का मूल्य कितना है 40 रुपए लीटर। अब इसमें पानी मिलाना है तो पानी का तो मूल्य कितना होता है, जीरो, फ्री में ही तो होता है पानी, पानी के कहाँ पैसे लगते हैं। अगर इधर दे रखा होता पानी का मतलब इतना मूल्य है तो अपन, अगर पानी का मूल्य नहीं दे रखा है तो आपको जीरो ही मानना है। ठीक है, उसके बाद में मिश्रण को 30 रुपए प्रति लीटर में बेचा जाता है। अब इस मिक्सचर को 30 रुपए प्रति लीटर, तो एलिगेशन में क्या होता है, इसको बीच में लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे ये 2 लाइन खींच दी। अब क्या करना है, यानी कि 40 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10। अब 30 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा 30, तो ये आ गया। तो अब इनका अनुपात आ जाएगा सीधा। जब भाई साहब आपको दे रखा है 40 रुपए प्रति लीटर दूध है, उसको उसमें पानी मिलाना है और 30 रुपए प्रति लीटर जो मिक्सर आता है उसको 30 में बेचना है, तो आप 30 में मिक्सचर को बेचते हो तो आपने किस अनुपात में मिलाया है, तो वो अनुपात ही तो ज्ञात करना है भाई, मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ही तो ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा 3:10 से कटेगा 3:1 आएगा कि नहीं आएगा। जब 3:1 किसका आया है, ये आया है मिल्क और वाटर का, तो मिल्क और वाटर का 3:1 आया है, तो आपको पूछा क्या है। अगर आपको ऐसे भी दे रखा होता, अगर आपके सामने एक ऑप्शन मान लो ऐसे आ गया होता 3:1 और आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते और डायरेक्ट 3:1 कर देते, तो क्या हो जाता, आपका आंसर गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि आपको पूछा क्या, पानी और दूध का अनुपात पूछा, दूध और पानी का अनुपात नहीं पूछा है। तो पानी और दूध का, तो पानी को पहले यानी कि वाटर और मिल्क का अनुपात पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक परियोजना को 60 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें मतलब आसान भी है, और अगर आपसे मतलब क्या बोलते हैं, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड भी है। ठीक है ना, एक कार्यालय में 75 कर्मचारी 60 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, तो देखिए ये 75 कर्मचारी 60 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। अब क्या बोला है कि 15 कर्मचारी कार्य छोड़ दे, कुछ दिन बाद 15 कर्मचारी कार्य छोड़ देते हैं, तो परियोजना में 65 दिनों में कार्य। अब 15 कर्मचारी कार्य छोड़ेंगे कुछ दिन बाद, तो बचेंगे कितने, तो बचेंगे कितने 60 कर्मचारी। 60 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, 75 में से 15 छोड़ दिया, 60 कर्मचारी बचे, उन्होंने 65 दिन तक काम किया, कितने दिन तक, 65 दिन तक काम किया, तो पीछे काम बचेगा कितना, तो जो काम बचेगा वही तो ये 15 आदमी करेंगे, तो जो काम आपका बचेगा वो 15 गुणा कितने दिन में करेंगे, तो वो काम इतने करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो जो 15 का 60 में, 75 का 60 में गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, जीरो ऐसे करके चिपका दो, 6 पंजे 30, 3 आएगा, 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से 65 को भी 60 से गुणा करेंगे तो किसे 6 करेंगे, जीरो चिपका देंगे, 6 पंजे 30, 3 आएगी हासिल, 6 36 और 3 कितना होता है 39, आएगा नहीं आएगा। अब देखिए प्लस कितना हो गया 15 गुणा एक्स दिन, यानी कि एक्स दिन इन्होंने 15 आदमियों में भी एक्स दिन तो काम किया कर्मचारियों ने, तो 39 को इसमें से घटाएंगे 45 में से, तो बचेगा कितना 600, 600 बराबर 15 गुणा एक्स, तो 15 आदमियों ने 600 काम किया, तो वो कितने दिनों में काम किया है, तो 15 से 600 कितनी बार कट रहा है 4, यानी कि 40 बार, तो 40 दिन बाद ही, यानी कि 40 दिन तक तो 15 आदमियों ने काम साथ में किया है, फिर उन्होंने काम छोड़ा है, तब 65 दिन में काम समाप्त हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला है कि कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा है, यानी कि 40 दिनों बाद काम छोड़ा है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था पिछले वाला। अब ये भी बहुत अच्छा एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है 2023 का, एवरेज स्पीड वाला है ना। तो एवरेज स्पीड अगर आपको दे रखी हो कि क्या दे रखा है कि एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है, ठीक है ना, 70 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। अगर आपकी डिस्टेंस समान है, अगर आपकी डिस्टेंस है ना, दूरी दूरी समान है, तो जब जब दूरी समान है तो आपकी एवरेज स्पीड, जो एवरेज औसत चाल है, एवरेज स्पीड है,
वो कितनी आएगी? वो आएगी 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि पहली 2 गुणा स्पीड 1 गुणा स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो अगर आप देखिए कि 2 गुणा कितनी स्पीड से जा रहा है? 30 की स्पीड से। अब वापस कितनी से आ रहा है? 70 से। इसमें फिर 30 और 70 को जोड़ देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। 0 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 या 21 दूनी 42, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये तो था कि जब डिस्टेंस समान हो। अगर डिस्टेंस अलग अलग हो, टाइम अलग अलग लग रहा है, तो उसमें कौन सा किस तरीके के फॉर्मूले का यूज करेंगे और कैसे इस कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे, तो वो करेंगे अगले क्लास में। अगली क्लास में वो मैं उसके आगे भी बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्लास को जब आप एक प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उसके बाद में सारे के सारे आप अटेंड करते जाइए। आपको उससे भी नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, यानी कि सारे के सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएँगे। ठीक है? चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक शहर की जनसंख्या में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में 5%, 2% और 6% की वृद्धि हुई, तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 56,763 हो गई, यानी 56,763 हो गई। तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, आसानी से हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, लैंग्वेज से डरना नहीं है। 3% दिया है तो ऐसे नहीं कि मतलब अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पहले 5% निकालो, फिर 2%, फिर 6%, ऐसे नहीं करना है। देखिए कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। आप मान लो एक्स मान लो, ठीक है? शहर की प्रारंभिक जनसंख्या मान लो एक्स, ठीक है? अब पहले जनसंख्या कितनी थी? मान लो 100 थी। अब पहले वर्ष में बढ़ी कितनी है? 105 होगी। 100 से 5% बढ़ी, 105 होगी। फिर दूसरे वर्ष इसी तरीके से गुणा करते जाना है और जो दे रखा है वैसे बढ़ाते जाना, 102 हो गई। फिर तीसरे वर्ष बढ़ के कितनी हो गई? 100 से कितनी हो गई? 106 हो गई। कितना हो गया? ये आ गया आपके सामने 56,763, यानी कि तीसरे साल में बढ़कर तीसरे साल के अंत तक, पहले साल इतनी बढ़ी, दूसरे साल इतनी बढ़ी और तीसरे साल इतनी बढ़ी, तीसरे साल के अंत तक जो आपकी जनसंख्या 56,763 हो जाती है। जब इनको काट पीट के करेंगे तो x गुणा, जब ये 5 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा? 21/20 होगा कि नहीं होगा? जब इसको 2 से काटेंगे तो 51/50 होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से जब इसको भी 2 से काटेंगे तो 53/50 होगा कि नहीं होगा? होगा। 56,763 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसको काटेंगे 21 से, कितनी बार कट रहा है? 21 दूनी 42, कितने बचेंगे? 14। 147 कितनी बार जाएगा? 7 बार 21 का। फिर बटा 63 जीरो, और कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, तो 2703। अब इसको 51 से काटेंगे, काट देते हैं 51 से। कितनी बार? 51 से जब 5 बार काटेंगे तो 51 पंजे कितना होता है? 255। 51 पंजे कितना हो गया? 255। बचा कितना पीछे? पीछे बचा 15। 15 तो कितना हो जाएगा? 153। 153 में 51 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो कितना आएगा? 53। और ये 53 से 53 कट गया, तो आपके सामने क्या आ गया? 1। अब जो x बराबर जो 20 ये बट्टे में है तो वो उधर जाएगा, गुणा में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 1 के गुणे में 20 गुणा 50 गुणा 50 होगा कि नहीं होगा? तो आपके सामने x का मान निकल के क्या आ जाएगा? 50 गुणा 50 कितना होता है? 2500। 2500 को जब 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? भाई साहब जब 2500 को 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5000, और जीरो एक और लग जाएगा, यानी कि 50,000 आएगा कि नहीं आएगा? तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी आ गई? 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। है कि नहीं है इजी कंसेप्ट? बहुत ही इजी है, ज्यादा कोई ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक कैलकुलेशन में आपको बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर आपकी 100 रुपए की वस्तु है, आपने कितने में बेची? मान लो 10% लाभ पर बेची तो कितने हो गए? 110। और अगर, एक मिनट में वापस थोड़ा सही से लिख देता हूँ, समझने में आसानी होगी। 100 रुपए की वस्तु है, आपको 10% लाभ पर बेची तो कितना हो गया? 110। अब यही 100 रुपए की वस्तु आपने 7% लाभ पर बेची तो कितने होगी? 107। अब यही तो पूछा है, 10% लाभ पर और 7% लाभ पर बेचा गया जो विक्रय मूल्य है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 6 रुपए का डिफरेंस है। कितने रुपए का डिफरेंस है? 6 रुपए का। लेकिन एक्चुअली में कितना यूनिट ज्यादा है? ये यूनिट है वो कितने यूनिट? 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू ही 6 रुपए दे रखी है। तो कितना गुना है? 2 गुना।
तो आपको कितना पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब 3 यूनिट 2 गुना है तो ये 100 यूनिट है, वो कितना होगा? वो भी 2 गुना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य 100 माना था, तो ये कितना 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 200, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ₹200, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष है, तो 2 वर्षों में 6000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। एसएससी सीएचएसएल टायर 2 यानी कि मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ज़्यादा ऐसे 2.5% और 2% देख के घबराना नहीं है, आपको अलग-अलग दे रखा है इसका मतलब। ये होगा आपका ट्री मेथड से। ट्री मेथड आप सभी को आता होगा कि भाई साहब, ट्री मेथड पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है कि आपके पास में मान लो कि ये ₹1000 है, ठीक है? ₹1000 है, तो आप 10% पर मान लो 10% आपकी ब्याज दर है वो 3 साल के लिए, है ना? 3 साल को आपको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। तो ट्री मेथड क्या कहता है कि जब ये 1000 हैं, तो 1000 को क्या करो, 1000 का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा आपके सामने? तो 1000 का सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है? 1000 का जो 10% कितना होता है, वो हो जाएगा कितना? पहले साल में तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक ही तो होते हैं, सेम टू सेम। पहले वर्ष में तो 10% ही आएगा, तो 1000 का 10% कितना आ जाएगा? 100, ठीक है? इसी तरीके से दूसरे वर्ष में, तो दूसरे वर्ष में भी पहले आपका आ गया 100, क्या आ गया पहले? 10% निकाला। अब जो आपका जो 100 ऐड हुआ था, भाई साहब, जब पहले वर्ष में जो 1000 आपका ब्याज था, उसमें आपने जब 100 जोड़ा था, जो 100 ब्याज आएगा वो भी तो उसके साथ जुड़ जाएगा। मान लो कि 1000 आपके पास में रुपए हैं, पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया? ₹100, तो हो गया कितना टोटल? ₹1100 हो गए। अब दूसरे वर्ष का जब ब्याज ज्ञात करोगे तो 1100 में से ही तो निकलेगा, तो 1000 में से और 100 में से जब 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने? 10 आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरीके से तीसरे वर्ष का, तो तीसरे वर्ष का निकालेंगे तब इस 1000 का 10% कितना होता है? 100, होगा कि नहीं होगा? फिर इसका भी 10% और इसका भी 10%, तो दोनों जुड़ के 10 और 10 कितने हो जाएँगे? 20 होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो इसी तरीके से फिर ये 10 है, तो ये 10 एक्स्ट्रा था पिछले वाले में, तो इस 10 का भी 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीआई आ जाएगा। 3 साल का सीआई आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर 3 साल का सीआई और 3 साल का एसआई का डिफरेंस ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा डिफरेंस, यानी कि जो ये आपका तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया और इधर वाला ये क्या हो गया आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है? सबको समझ में आ गया होगा ट्री मेथड ये इस तरीके से काम करता है। ये मैंने अगर इसको भी अभी डिटेल में नहीं बताया, मैंने ये सिर्फ़ आपकी याददाश्त के लिए, मतलब आप पढ़ा होगा पहले, भूल गए हो इसलिए। अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल में पढ़ना तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, मैं इसका एकदम पर्सनल वीडियो बना के दे दूँगा, जैसे कि एसआईसीआई का ट्री मेथड कैसे करते हैं, ठीक है? देखिए, इस क्वेश्चन को करेंगे, 6000 आपके पास में क्या है? राशि है, ठीक है? अगर इसका पहले साल में कितना बोला है? 2.5%, पहले साल का 2.5%, 6000 का 2.5% कितना होता है? 6000 का जब 1% कितना हो गया? 60, 2% कितना हो जाएगा? 120, 1% कितना है? 60, 2% हो जाएगा 120 और 3% कितना हो जाएगा? 150 नहीं हो जाएगा? 30 जोड़ेंगे इसमें, तो 2.5% है, तो 2.5% कितना हो जाएगा? 150, 150 कितना हो गया? 2.5%। इसी तरीके से जब 2.5% 150 है, तो आपको दूसरे साल क्या बोला है? 2%। जब दूसरे साल का 2% है, तो 6000 का 2% कितना हो जाएगा? 6000 का 2% हो जाएगा आपका 120, 120 ही आएगा ना 2%। अब ये 150 हैं और इसका भी 2% ज्ञात करना है। जब 150 का 2% ज्ञात करेंगे तो 1% 150 कितना होगा? 1.5 और 2% कितना हो जाएगा? 3। तो ये सब जुड़ेगा तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका नहीं आएगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 150 और 120 कितना हो? 170, 3 को जोड़ेंगे तो 173, 170 नहीं 270 और 273, 273 क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? देखिए, ट्री मेथड है। ट्री मेथड अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएँ। मैं अगले ही दिन आपके लिए पूरा कांसेप्ट डिटेल्ड में एकदम बेसिक से आपको पूरा का पूरा ट्री मेथड में आपको समझा दूँगा, ठीक है? चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाइए। 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष, तो इन जो चारों भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो जब चारों भाइयों की कुल आयु कितनी होगी? तो 15 गुणा 4, तो कुल आयु कितनी हो गई इनकी? 60 वर्ष हुई कि नहीं हुई? 1500 के 60 वर्ष हुई। अब क्या बोला है? यदि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए, तो जब पिता को शामिल करेंगे तो 4 से बढ़कर कितना हो जाएँगे? 5,
तो और 5 हो गई तो उनकी जो औसत आयु है वो भी 5 वर्ष बढ़ जाती है। यानी कि 15 वर्ष पहले औसत आयु थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 20 वर्ष क्या हो गई? औसत आयु की बढ़ गई 5 वर्ष, ठीक है? तो जब 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 5 व्यक्तियों की आयु का योग कितना हो गया? 5 गुणा 20 कितना हो गया? 100 वर्ष। ठीक है? तो पहले 4 भाई थे, उनकी जो आयु का योग था 60 वर्ष था। अब जब उनके पिताजी आ गए तो उनकी आयु का योग बढ़कर कितना हो गया? 100 वर्ष। तो जब 60 से 100 हो गया तो उसके पिताजी की आयु 40 वर्ष होगी कि नहीं होगी? 40 वर्ष ही तो होगी कि भाई साहब पहले 60 वर्ष थी, उनके आयु का योग 60 वर्ष था, जब बढ़ गया जो उनके पिताजी के आने के बाद में, जोड़ने के बाद में 100 वर्ष हो गया तो 60 से 100 40 वर्ष ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा 40 वर्ष। सबको समझ में आ गया? चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। x बराबर 3 है तो 7x माइनस 1, 9x प्लस 5 और 8x प्लस 1 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। तो चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पहली क्लास में भी बताया था और आज भी बता देता हूँ। चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला आपके सामने होता है BC/A। ठीक है, देखिए 7x माइन x की वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू रख लो ना। 7 ये 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 20। ये आपके सामने 20 आ गया। ये b कितना आएगा? 9 या 27 और 5 कितने होते हैं? 32। ठीक है, इसी तरह सी कितना हो जाएगा? 8 3 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। BC बटा ये ज्ञात करना है तो 25 गुणा 32 बटा कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये कितना? 5 गुणा 4 ही तो होता है, तो 5 से ये 25 5 बार, ये 4 से ये कितनी बार? 8 बार, तो 8 पंजे 40। 40 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। SSCGD 2023 का क्वेश्चन है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक डिस्काउंट स्कीम में 5,000 के अंकित मूल्य पर 50% की छूट है, लेकिन अंत में रुपए 200 का बेचा गया है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिली? भाई साहब आपको दे रखा है पहले की भाई डिस्काउंट स्कीम में भाई 500 रुपये इसका मार्क प्राइस था। ठीक है, इसका अंकित मूल्य कितना था? 500 रुपये। अब इसकी छूट देकर यानी कि 50% की इसकी छूट दे देंगे। जब इसको 50% माइनस कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा। भाई ये अपने आप में 100% है, 50% माइनस कर देंगे तो कितना? आधा हो जाएगा, यानी कि 250। अब इसके डिस्काउंट में कितना था? 250 में बेचना चाहता था ना, लेकिन इसने अंत में बेचा कितना? बेचा कितने में? 200 में। तो जब एक्स्ट्रा डिस्काउंट है इसको कितना मिला? 50 रुपए का, यानी कि 50 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है तो 250 पे 50 रुपए का मिला है ना। तो जब 250 पे 50 रुपए का डिस्काउंट मिला है तो कितने प्रतिशत हो गया? ये हो गया 1/5 गुणा 100 करेंगे तो परसेंटेज में आएगा कि नहीं आएगा? 5 से घटेगा कितनी बार? 20% आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, छूट वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करिए। ए, बी और सी एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000, 24,000 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 25,480 है तो ए तथा बी का कुल हिस्सा कितना होगा? करिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये पिछली क्लास में, पहली क्लास में शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था और आज फिर से मैंने ये क्वेश्चन लिया क्योंकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है ना, वापस आप कंसेप्ट भूलो नहीं। अगर आप है ना व्यापार में निवेश करते हैं और समान समय के लिए निवेश करते हैं ना, जब तीनों का समय समान है तो जिस जिस क्या बोलते हैं, जितनी आपने राशि लगाई है उसी अनुपात में आपका प्रॉफिट बटेगा। तो जब ए बी और सी है, ए बी सी है, मान लो 14,000, बी कितना है 18,000 और सी कितना है 24,000। ठीक है, तो जब 18 24 और इनका अनुपात निकालेंगे आप तो अनुपात कितना आ जाएगा? 1 3 0 से 3 0 काट देंगे, 3 0 कट गए। अब ये 2 से कट रहा 7 बार, 9 बार और ये कितना? 12 बार। ये आपके अनुपात में राशियों का निवेश हो गया, ए बी सी का निवेश हो गया। जिस अनुपात में निवेश उसी अनुपात में आपका प्रॉफिट बटेगा। तो प्रॉफिट टोटल हुआ कितना है? तो प्रॉफिट हुआ 25,480। तो इन दोनों में बटेगा तो टोटल कितना है? 12 और 9 कितने होंगे? 21 और 7 कितने होते हैं? 28। तो 28 की वैल्यू दे रखी है 25,480। तो 25,480 28 की वैल्यू है। तो आपको ज्ञात कितने करनी है? आपने बोला ए और बी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो ए और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 9 और 7 16। तो 25,480 में 28 का भाग देना है और 16 से क्या करना है? गुणा करना है, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25,480 बटे 28। तो 16 की ज्ञात करने के लिए 16 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये 4 से कट रहा है 7 बार और ये 4 से कट रहा है 4 बार। ठीक है, 7 से काटेंगे इसको कितनी बार जाए? 7 या 21, कितना बचे? 4 44।
7 छंग 42, 2 28 में 4 बार 0। ठीक है, इसको 4 से करेंगे गुणा, 0 416 6 हासिल 1 4 6 सेकंड, जो सेकंड प्लेस पे 6 ऑप्शन नंबर 1 में भी 1 ही में आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी है 14,560, जो कि ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। कितना हो जाएगा 624 और 1 25, 5 हासिल 2। ठीक है, फिर आता है 4 तिया 12 और 2 14,560, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैंने पहले ही बताया था कि बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे, क्वेश्चन आंसर, बीच में कोई फालतू बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही उसी तरीके को फॉलो करते हुए, आपको लग रहा होगा कि मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, तो इसी स्पीड में ही देखें। आप ऐसे स्पीड बढ़ा के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी स्पीड में आप भी क्वेश्चन करते रहें। ठीक है, क्योंकि ऐसे आपने कई प्रैक्टिस सेट किए होंगे कि आपको 20 क्वेश्चन करने में लगभग 1 घंटा और 1 घंटा प्लस लग जाता है, लेकिन मैं 40 मिनट में ही करवा देता हूँ 20 क्वेश्चन। क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना? इधर-उधर की बातें क्यों करनी? आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट जैसा क्वेश्चन है वो आंसर किया, आपको समझ में आ गया, बस बात खत्म, इतना ही तो ना। अब मैं किसी मूवी की बात करने लग जाऊँ, मैं कुछ और बात करने लग जाऊँ, फिर आपका ध्यान क्या होता है? डाइवर्ट होता है, ठीक है ना? फिर आप क्वेश्चन ना सोचकर जो बात कर रहे हैं उसके बारे में सोचने लग जाते हो, ठीक है? कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका, अगर आप 1 घंटे में क्लास खत्म पर कर सक 1 घंटे में क्लास खत्म कर सकते हैं, तो उसको 1.5 घंटे तक क्यों खींचना फालतू में? आप आराम-आराम से क्यों करें? जब आपको क्वेश्चन पता है कि आपकी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो प्रैक्टिस सेट को आप टाइम पे खत्म करना ज़रूरी है ना? तो मैं वही कर रहा हूँ कि आपका टाइम खोटी किए बिना, टाइम वेस्ट किए बिना मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट करवा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आया, उसका आंसर किया, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, यदि एक समचतुर्भुज विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर, एक समचतुर्भुज है भाई साहब, समचतुर्भुज मान लो हम बना लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज है, ठीक है, ये समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज हमेशा क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो समचतुर्भुज का परिमाप है वो कितना आ जाएगा, तो परिमाप आ जाएगा 4a, यानी कि 4 भुजा है, तो 4 भुजा a+a+a करेंगे तो कितनी हो जाएगी 4a, ठीक है। अब जब इनके विकर्ण की बात करते हैं, तो ये विकर्ण है जो आपस में, जब ये विकर्ण है ना दोनों, तो ये आपस में, मैं वापस बना देता हूँ इसको। देखिए जो विकर्ण है ये आपस में है ना, ये आपस में कितने 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि समकोण पर काटते हैं, ठीक है। ये विकर्ण है, आपस में कितने पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री पर काटेंगे। ये ए बी सी डी मान लो आपका कोई समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं। और जो विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर बराबर भागों में होते हैं, ठीक है ना। जब कटेंगे, जिस पॉइंट पर कटेंगे, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये भुजा और ये भुजा बराबर बराबर भागों में काटते हैं, विभाजित होते हैं। आपको पास में दो विकर्ण दे रखे हैं 64 और 48। जब ये मान लो बी और डी कितना है 64 है, और ए और सी कितना है 48 है, तो ये 24 होगा और ये 24 होगा कि नहीं होगा, बराबर भागों में काटेंगे। इसी तरीके से अगर ये 64 है तो ये 32 होगा और ये 32 होगा कि नहीं होगा। तो ये 90 डिग्री है, 24 है, ये 32 है। तो आपको पता है, ट्रिपलेट नहीं सुना आपने, 3 4 5 ट्रिपलेट सुना है कि नहीं सुना। तो अगर 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24 होता है कि नहीं होता। अगर 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा कि नहीं आएगा। तो जब आपको जो समकोण वाली दो भुजा है, वो आधार और लंब, वो कितनी रेखा 24 और 32 हैं, तो तीसरा कर्ण कितना हो जाएगा 40 होगा कि नहीं होगा। जब ये भुजा एक 40 है, तो सारी भुजा समान ही तो होती है, किसी को भी निकाल लो आप, 40 ही आएगा। तो जब एक भुजा 40 है, तो 4a यानी कि 4a कितना हो जाएगा, तो वो आ जाएगा कितना, 40 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर। आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर, यानी कि परिमाप आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको क्षेत्रफल पूछा होता तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, ये फोटो बनाने की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधा विकर्ण है, विकर्ण का गुणा करके उसमें 2 का भाग दे देते। अगर आपको समचतुर्भुज का एरिया पूछा जाता, तो D1 गुणा D2 आपके डायगोनल का गुणा हो गया दोनों का, और बटा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो 160 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। चलेंगे अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर है, दो वृत्तों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो अब आपको इसी फॉर्मूले के यूज करके ये सारा का सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे? आप मान लो कि जो बड़ा वर्त है, दोनों को मिलाकर जो तीसरा वर्त बन रहा है, उसकी त्रिज्या मान लो आर, कैपिटल आर, और जो दो छोटे वर्त है उनको मिला के बन रहा है, तो एक को आर वन मान लो, एक को आर टू मान लो, मानेंगे? ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हो गया ये। तो इसका जो एरिया है, इन दोनों के जो एरिया के बराबर योग के बराबर है। तो पहला वर्त है उसका एरिया कितना होगा, पाई आर वन स्क्वायर, प्लस दूसरा सर्कल है उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर टू स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए पाई आर स्क्वायर है, फिर इधर पाई कॉमन ले लो, तो बचेगा कितना, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? पाई से पाई कट गया, फिर आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर आएगा। फिर इसको आर वन स्क्वायर और आर टू स्क्वायर को जब इसमें करेंगे, तो 15 सेंटीमीटर दे रखा पहले वर्ग की त्रिज्या, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। इसी तरीके से आर टू दे रखा 8 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9, 6 और 2 कितने होते हैं, 8, यानी कि 289 आएगा। और 289 को देखकर आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तो आर स्क्वायर बराबर 289 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट 289। तो इस ये किसका मान होता है, 17 का मान होता है। 17 गुना 17 289 ही होता है। तो 289 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। वही आपकी वृत्त की तीसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, जो कि 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास है वो दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको पूछा है योग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मस्त करिए आप। देखिए एक लंबवर्तीय बेलन है, उसके जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, तो वो कितना होता है, जो 2 पाई आर एच, सबको पता है। इसी तरीके से उसका टोटल सरफेस एरिया टी एस है, वो कितना होता है, 2 पाई आर और आर प्लस एच, यही होता है। सबको पता है इस फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले से। देखिए सी एस ए और टी एस ए, आपको मतलब टोटल सरफेस एरिया क्रॉस सरफेस एरिया निकालना और उसका योग ज्ञात करना है। तो सी एस ए निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या, 2 पाई आर एच। तो 2 गुना पाई, पाई का मान कितना होता है, 22/7, प्लस गुणा गुणा सॉरी है ना, 2 पाई आर एच। आर यानी कि कितने, त्रिज्या कितनी, व्यास दे रखा 14 सेंटीमीटर, तो 2 आर, व्यास 2 गुना त्रिज्या ही तो होती है 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, तो 7 आ गया। और ऊंचाई आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 से गुणा और कर देंगे, तो 7 से 7 कटेगा, कितना आएगा, 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी कि 88 क्या आएगा, क्या कर्व सरफेस एरिया। जो सी एस है आपका कितना आ गया, 88। तो आपको टी एस ए ज्ञात करना है। अब टी एस ए ज्ञात करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना आ गया, 2 गुना 22/7 गुणा आर कितना हो गया, 7। अब आर और एच को जोड़ेंगे, 7 और 2 हो जाएगा। आर आर कितना है आपके सामने, 7 सेंटीमीटर, 2 क्या होगी ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा, 9 आएगा कि नहीं आएगा, 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से करेंगे 44, को 9 से गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 चौक 9 चौक। या तो ऐसा करो 440, यानी कि 40 44 को 10 से गुणा करो तो 440 माइनस 44 कर दो, तो भी हो सकता है, यानी कि 396 आएगा। तो ऐसे कर लो, 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39, 396, यानी 380 396, ठीक है। अब देखिए ये सी ए से निकल के आया आपके सामने 88, टी ए से कितना निकला, 396। अब आपको क्या करना है, सी ए से और टी ए से दोनों को जोड़ना है, कितना योग आता है वही आपको पूछा है। तो 396 में जब 88 को जोड़ा जाएगा तो इन दोनों का योग कितना आएगा, तो इन दोनों का योग आपके सामने आएगा, 8 और 6 कितना होता है, 14 के 4 हासिल 1, और 8 और 9 कितना होता है, 17 और 1 18, 8 हासिल 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो 484 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही उत्तर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भानु एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, इजी भी नहीं है, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत आसान आसान आते हैं, आसान आसान नहीं आते। कोई कोई ऐसे डाटा आता है ना कि आपको पसीना छूट जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक भानु एक काम को 10 दिनों में कर सकता है ना, तो ये हो गया आपका भानु, एक काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिन में। इसी तरीके से रमेश है,
रमेश काम को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। तो इन दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इन दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? भानु 10 दिन में, रमेश 12 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60। 60 आएगा कि नहीं आएगा इन दोनों का एलसीएम? तो टोटल वर्क कितना आ गया? 60। तो इनकी जो एफिशिएंसी है, इनकी जो कार्य क्षमता है, तो ये कितनी आ जाएगी? 6। भानु की 6 आ जाएगी और 12 पंजे 60 और 5 कितनी आ जाएगी? रमेश की। तो जब मिलकर काम में क्या बोला है कि भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। तो भानु और रमेश की जितनी एफिशिएंसी है वो अकेले रोहित की एफिशिएंसी है, यानी कि कार्य क्षमता, यानी कि भानु प्लस रमेश बराबर अकेला रोहित है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी को जब जोड़ेंगे तो रमेश की एफिशिएंसी के बराबर आएगी। तो 5 और 6 कितने होते हैं? 11। और रमेश की कितनी हो जाएगी? रोहित की कितनी हो जाएगी? 11, यानी कि रोहित की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 11। तो अब आपको पूछा कितना है? रमेश और रोहित एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? रमेश और रोहित को। तो रमेश की एफिशिएंसी कितनी है? 5 की। कार्य क्षमता कितनी है? 5 की। और रोहित की कार्य क्षमता कितनी है? 11 की। तो 11 प्लस 5 कितनी होगी? दोनों को जोड़ेंगे तो 16, यानी कि 60 टोटल वर्क है और रमेश और रोहित मिलकर कर रहे हैं। तो रमेश की एफिशिएंसी कार्य क्षमता 5 और रोहित की कितनी? 11। ये दोनों मिलकर करेंगे तो 60 बटे कितना? 16 आएगा कि नहीं आएगा? तो 60 बटे 16 ये 4 से कटेगा, कितनी बार काटेंगे इसको? 4। और ऊपर कितनी बार आ जाएगा? 15। जब 15 का 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 4 तिये 12, बचेगा कितना? 3। 3 बटा 4 आएगा। ठीक है, 3 से 3 बटा 4 ही तो आएगा। देखिए 4 तिये 12 और 3 से 3 बटा 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। नहीं, डी है ना, 3 से 3 बटा 4, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस का है, 2023 का क्वेश्चन है। करिए। एक कक्षा में यदि 55% छात्र लड़के हैं, एक कक्षा में आपके जो 55% छात्र हैं वो क्या हैं? लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी रही? 45% रही कि नहीं? आप मानिए कि बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है। अगर आपके जो 55% लड़कियां हैं, 100% टोटल होता है, उसमें 55% अगर आपके लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बचेगी? 45% बचेगी कि नहीं बचेगी? जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 100% होगा। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 90। तो लड़कियों की संख्या दे रखी है, एक्चुअली में है कितनी? भाई साहब, जब 55% आपके लड़के हैं और 45% गर्ल्स है, इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं, ठीक है ना? करने में अनुपात लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही मान लो आप, ठीक है, डायरेक्ट कर लो, हो जाएगा। 55 आपका बी है, मतलब बॉयज 55 है, तो गर्ल्स कितनी है? 45। तो 45 है और एक्चुअली में आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन में कितने दे रखी है? क्वेश्चन में गर्ल्स की संख्या कितनी है? 90। 45 का कितना है? 2 गुना। तो जब 90 45 का 2 गुना है तो लड़कियों की संख्या भी इसका 2 गुना ही तो आएगी। तो कितनी आएगी? 110। ये तो आसान क्वेश्चन है, आपसे भी हो जाना चाहिए था, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। केंद्र ओ वाले एक वृत्त की जीवा ए बी है, ठीक है। मान लो एक सर्कल बना देता हूं मैं, ये सर्कल हो गया, ठीक है। केंद्र ओ हो गया इसका, इसकी जीवा ले लेते हैं अपन, ये होगी इसकी जीवा, क्या होगी? ए और बी, ये होगी जीवा, ठीक है। इसकी त्रिज्या देख लेते हैं, ये त्रिज्या हो गई और एक इस दोनों को मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या होगी, ठीक है। ये आर और ये भी आर हो गई, ठीक है। तो आपको पूछा गया ए ओ बी का क्षेत्रफल पूछा है, ए ओ बी का क्षेत्रफल। जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जीवा का मान अपने को पता है, जीवा कितनी है आपके सामने? जो जीवा ए बी है जिसकी लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 12 और 12। अगर इसको आप एक हीरोन्स फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला मतलब क्या होता है कि आप मतलब वो वाला मैंने बताया था ना कि सेमी पेरीमीटर, पहले तो इस तीनों भुजाओं को जोड़ो और उसमें बटा दो, सेमी पेरीमीटर निकालो। जब आपके सामने सेमी पेरीमीटर निकलेगा तो हीरोन्स फार्मूला से आपका क्या हो जाएगा? रूट ले लेंगे, फिर एस सेमी पेरीमीटर, पहले मैं इससे सेमी पेरीमीटर से पहली भुजा घटाओ, फिर सेमी पेरीमीटर से दूसरी भुजा, फिर गुणा करते जाओ और सेमी पेरीमीटर 30 भुजा, इन तीनों को गुणा करने बाद में जब रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए आपके सामने एक और बात, जब ये हाइट है इसकी, जो सेंटर और जीवा को मिलाने वाली रेखा जो लंब है, आपको लंब डाला है अपने, जो कि लंब है, तो ये 12 है। ये इसको दो भागों में विभाजित करती है तो ये 10 हो गई, यानी कि 10 12 हो गया, ठीक है। तो ये कितना होगा? जब आपका जो आधार है वो 10 सेंटीमीटर है, कर्ण 12 है, तो जब लंब कितना हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होता है।
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको कर्ण स्क्वायर कितना दे रखा है, यानी कि 12, तो कितना हो जाएगा 144। लंब स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर मान लो प्लस आधार स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का कितना हो जाएगा 100। तो 100 को 144 में से घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 44 आएगा। तो एक्स का मान कितना निकल के आएगा, जब एक्स का मान रूट ले लेंगे 44 का तो कितना आ जाएगा √44। तो जब √44 आया है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते 4 गुणा 11 तो होता है, जब ये 4 गुणा 11 है तो 4 गुणा 11 तो 4 को बाहर ले लेंगे तो रूट में से 4 बाहर आ कितना आ जाए 2 का स्क्वायर हो जाए, तो 2 गुणा 11 होगा कि नहीं होगा, 2√11 आएगा। जब 2√11 आया तो इसकी जो हाइट है वो कितनी आएगी 2 गुणा √11। अब आपके सामने हाइट आ गई, आधार पता है आपको त्रिभुज का, तो अब त्रिभुज का एरिया निकालने का आपके पास में फॉर्मूला क्या होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मैंने आपको दो तरीके से बता दिया कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/2 आधार कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी आपने निकाली है 2√11, ठीक है। जब 2 से 2 को काट दिया तो 20√11 क्या आ जाएगा आपका आंसर, जो कि एरिया आ जाएगा इस त्रिभुज ए ओ बी का क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, जो 20 रूट ये हो जाएगा 20√11। इसको सही नहीं लिखा गया है, इसको ऐसे ही है ये 20√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सारे के सारे जो SQRT लिखा है ना इसका मतलब ये रूट ही है, ठीक है। ये रूट हो गया, ये रूट और सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, ठीक है। सबको समझ में आ गया। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आज के प्रैक्टिस सेट की ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रतिशत का क्वेश्चन है, करिए। देखिए रेक्टेंगल सबको पता है, आयत आयत होता है ना, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, एल गुणा बी, ठीक है। तो जब लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। जब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आपको क्या पूछा है, जब उसकी आयत की लंबाई 11% कम कर दी जाए। मान लो पहले आयत की लंबाई 100 थी, अब कम होके कितनी हो गई 11% कम हुई तो कितनी हो जाएगी 89। 100 पे 11 करेंगे तो 89 ही तो होगा। इसी तरीके से उसकी चौड़ाई है वो 11% बढ़ा दी है। अब 100 पहले चौड़ाई थी और अब बढ़कर कितनी हो गई 111। अब देखिए जब पहले इसका जब एरिया निकालते थे तो 100 गुणा 100 कितना हो रहा है 10,000, कितना आ रहा है आपके सामने 10,000। अब बढ़कर कितना हो जाएगा या घटकर कितना होगा वही अपने को निकालना है। तो कितना 89 का जब 111 में गुणा करेंगे तो देखिए इजी है कैसे, 89 का 1 में गुणा करेंगे तो 89, 9 आ गया हासिल 8, फिर 89 का 89 फिर 8 को जोड़ेंगे तो 97 होगा कि नहीं होगा, फिर कितना आ गया 9 हासिल आ गई। 89 का 89 फिर 9 जोड़ेंगे 89 में तो कितना आ जाएगा, जब आप 89 में 9 जोड़ेंगे तो 98 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये कितना है 9,879, यानी कि पहले 10,000 आपका जो क्षेत्रफल आ रहा था अब घटकर कितना हो गया 9,879, यानी कि क्षेत्रफल कम हुआ है, बढ़ा तो है ही नहीं। तो बढ़ने वाले दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे कैंसल। और अब आप देखिए कि भाई साहब 10,000 पे जब 9,879 है तो कम कितना है, सिर्फ 121 ही तो कम है, 121 ही तो कम है। जब 10,000 में 121 कम है तो आप सीधा देख के लगा सकते हो कि भाई 13% तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। 13% नहीं होगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, 1.21% कम हो जाएगा जो कि आपका क्षेत्रफल, यानी कि इसको 100 से गुणा करेंगे तो आपका एरिया कितना कम हुआ है वो आएगा कि नहीं आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट के। अब ये 2 जीरो है, जब इन दोनों को काटेंगे तो पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा दो संख्या से पहले, तो 1.21% क्या आ जाएगा, जो कि आपका एरिया है वो क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। पहले एरिया कितना 10,000 था, अब घटकर कितना 9,879 हो गया, ठीक है। सभी को सारे के सारे क्वेश्चन 20 के 20 जो मैंने सोल्व कराए हैं सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। और मेरा यही तरीका है कि मैं क्वेश्चन को ज़्यादा ऐसे घुमाता नहीं हूँ, सीधा जो भी है वो आपके सामने जो आंसर है वो सॉल्यूशन है वो लिख देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आप मेरे को लगता है कि इसमें कंसेप्ट समझना ज़रूरी है उसमें ही मैं कंसेप्ट बताता हूँ, बाकी तो सारे डायरेक्ट ही करता हूँ, ठीक है। तो आप सभी को सारे के सारे 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और विद इन टाइम, ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट भी नहीं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। भाई साहब आपको लग रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, लेकिन पोस्टपोन भले 1 महीना 2 महीना हो जाए, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी। 1-2 महीने जाते कोई टाइम नहीं लगता, 60 दिन का ही समय होता है, ठीक है ना। तो आप अगर रिलैक्स मोड में हो तो रिलैक्स मोड से बाहर आ जाइए, आप मतलब सीरियसली पढ़ाई करिए, कोई आपकी पढ़ाई पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो एग्जाम हो जाएगा, चाहे 1 महीने में हो चाहे 2 महीने में हो, ठीक है। तो आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ मैथ में, बस वो कर लीजिए आप। मैथ में जितने आप
पढ़े होंगे, आपका सिलेबस तो सबका कंप्लीट है। जब सिलेबस कंप्लीट है, जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन हो जाएगा तो इससे अच्छा क्या है, मैं आपको एक-एक टाइप रिवाइज़ करवा रहा हूँ, डेली नए-नए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके सामने पूरे खोज-खोज के मैं जितने भी एसएससी, सीएसएल के हैं, सीजीएल के हैं, एमटीएस के हैं, तो आपका सॉल्यूशन या पढ़ने में क्या जाता है, ठीक है ना? तो आप शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहें। आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर भेजें, ठीक है, इस वीडियो को। और कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है? आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली क्लास में, जो कि अपना प्रैक्टिस सेट नंबर कितना हो जाएगा? 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा होगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।